गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और इनका लिखा हुआ चैप्टर है नेताजी का चश्मा। नेताजी, जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि यहाँ पर नेताजी शब्द किसके लिए आ रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। और सुभाष चंद्र बोस को किसी ने भी बिना चश्मे के नहीं देखा, और हर इंसान जानता है कि नेताजी मोटे लेंस का चश्मा लगाया करते थे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पिक्चर्स देखे हैं, क्योंकि नेताजी को हम लोगों ने वैसे तो देखा नहीं है, पर जितनी भी पिक्चर्स आई हैं उसमें उनको बिना चश्मे के अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर नेताजी और उनके चश्मे के बारे में पूरा चैप्टर है, लेकिन ये देशभक्ति पर आधारित चैप्टर है कि पुराने समय में लोगों ने जो हमें आज़ादी दिलवाई, किस तरीके से लोगों ने हमको आज़ाद करवाया, अंग्रेज़ों के चंगुल से हमें आज़ाद करवाया। आज हम उन लोगों को याद रखते हैं कि नहीं, कि हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को याद करके फिर भूल जाते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में ये चैप्टर दिया गया है। आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब, यहाँ ये करेक्टर है, ये एक करेक्टर है, और आपको हमेशा ये याद रखना है क्लास 9 कि जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी चैप्टर्स में आपको करेक्टर और कहानियाँ ढंग से याद होनी चाहिए। अगर आपको करेक्टर और कहानियाँ याद हैं, आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको करेक्टर और कहानियाँ याद नहीं है तो क्वेश्चन जो है आपको करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करेक्टर और कहानियाँ याद रखिए, इसीलिए बराबर मैं करेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ। करेक्टर याद है, कहानी याद है, आंसर आपका हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कभी भी आ सकता है। आपको जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, ये एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फिर आपको कहीं से भी, पूरी कहानी से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब इसमें मेन कैरेक्टर है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। और हालदार साहब जो थे उनको अपनी कंपनी के काम से एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। वो अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन कहाँ जाते थे? उस कस्बे से होते हुए निकलते थे अपनी कंपनी के काम के लिए, और हर 15वें दिन निकलते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वो कस्बा जो था, जैसे रात हम लोग जाते हैं कहीं पे और आप स्कूल से घर तक ही आते जाते हैं, तो बीच में जगहें कुछ ऐसी हैं जो रोज़ आपको दिखाई देती हैं, वैसे ही ये हालदार साहब थे। ये कंपनी के काम से जाया करते थे और हर 15वें दिन जाया करते थे, और उनको रास्ते में ये कस्बा रोज़ दिखाई देता था। और वो कहते हैं कि कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, है ना। कस्बा जो होता है वो गांव से थोड़ा सा ऊपर होता है, गांव जो होता है वो और नीचे, कस्बा थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान, पक्के मकान वहाँ कुछ ही थे, थोड़े बहुत ही पक्के मकान थे। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था, और वहाँ पर एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। वहाँ पर कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, और एक सीमेंट बनाने का एक कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर थे, वहाँ पर 2 सिनेमा घर थे, और एक ठो नगर पालिका थी, और एक नगर पालिका थी। वहाँ पर नगर पालिका यानी कि वहाँ पर कुछ कार्यक्रम जो है नगर पालिका के जरिए हुआ करते थे। नगर पालिका गाँव में तो नहीं, पर शहरों में भी होती है और कस्बों में भी होती है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। वहाँ नगर पालिका थी
वह नगर पालिका के होने से क्या है, कुछ ना कुछ काम हुआ करते थे। जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, और वो कहते हैं कि नगर पालिका थी तो वो सड़क पक्की करवा देती थी। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, और कभी सामूहिक शौचालय जो हैं वो बनवा दिए जाते थे। कभी क्या है, सामुदायिक शौचालय भी बनवाए जाते थे। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभी क्या किया, कबूतरों के लिए क्या है, वहाँ पे दाना डालते थे और पानी रखते थे, वो जगह भी बनवा देते थे। कभी कभी सम्मेलन करवा देते थे, कभी कस्बे में, कभी क्या करती थी नगर पालिका, कभी सम्मेलन करवा देती थी। तो ये नगर पालिका के कार्य थे, जो कि अभी हमने बताए, सड़क पक्की करवाना, कुछ सामुदायिक शौचालय बनवाना, और क्या हुआ, और क्या करवाना, कबूतरों के लिए छतरी बनवाना और सम्मेलन करवाना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, और इसी नगर पालिका के एक सदस्य ने, प्रशासनिक बोर्ड का एक सदस्य था, वो थोड़ा सा काम करने के लिए ज़्यादा उत्साहित था, और उसने क्या किया कि वहाँ पर इस शहर उसने क्या किया कि उसने बाजार के जो बाजार था, उसके जो मेन चौराया था, मुख्य चौराया था, वहाँ पर उसने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर के पत्थर से क्या है, एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनवाकर लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये कहानी जो है वो उसी मूर्ति के बारे में है, और मूर्ति के बारे में तो छोड़िए, बल्कि मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पूरी बात तो पता नहीं। लेखक कहते हैं कि मुझे पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश जिसने ये मूर्ति बनवाई और जिससे बनवाई, मूर्ति किसने बनवाई, मूर्ति बनवाई थी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य ने। तो वो कहते हैं कि मूर्ति जिसने बनवाई उसे क्या था, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। जिसने मूर्ति बनवाई उसे ये पता नहीं था कि मूर्ति बनाने वाले अच्छे कलाकार कौन है। ठीक है, और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, और मूर्ति बनाने के लिए जो पैसा खर्च होता उसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं था। जिन्होंने मूर्ति बनवाई उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनका बजट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था कि वो इतनी महंगी मूर्ति बनवा सकें। तो ज़्यादा अगर उन्हें अच्छे कलाकारों की जानकारी थी तो उनके पास पैसे नहीं थे, और उनको जानकारी नहीं थी तो वो जो है उन्होंने क्या किया कि काफ़ी औं रही, यानी कि काफ़ी वो उसमें रहे कि क्या करूं क्या ना करूं, इस स्थिति में रहे कि मैं किससे मूर्ति बनवाऊं। इस स्थिति में उन्होंने और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और काफ़ी समय वो इसी चक्कर में रहे, मैं किससे मूर्ति बनवाऊं, किससे ना बनवाऊं, मैं कैसे करूं, इतना मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति में वो बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचते रहे, और मूर्ति बनवा कर किसी चौराहे पे लगवाना, इसके लिए क्या होता है, हमें परमिशन भी लेनी पड़ती है। ऐसे ही कोई भी मूर्ति बना के तो लगा नहीं सकता। तो उसमें जो चिट्ठियाँ लिखी गई और वार्तालाप हुआ उसमें समय बर्बाद हुआ, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में, और इधर बोर्ड की
कि इतने साल के लिए वो सदस्य चुने गए थे, उसकी शासन अवधि, उनकी शासन अवधि भी समाप्त हो रही थी कि 5 साल के लिए अगर वो चुने गए थे तो 5 साल के लिए ये भी वो भी समाप्त हो रही थी उनकी अवधि। तो समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय, किसी वहीं पर रहने वाले कलाकार यानी कि कस्बे में रहने वाले कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और उन्होंने सोचा कि देखो, एक तो मेरे को अच्छे कलाकारों की जानकारी नहीं है, दूसरे मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तीसरा उनके क्या है, समय इतना बर्बाद वैसे ही हो चुका, ये चिट्ठी पत्री में परमिशन लेने में, मूर्ति लगाने की परमिशन लेने में, चौथा उनका क्या था कि समय समाप्त होने वाला है, मैं सदस्य जो है, मेरी सदस्यता खत्म होने वाली है नगर पालिका की। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो यहीं के किसी कलाकार से मूर्ति, कस्बे के किसी कलाकार से मूर्ति बनवाई जाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। और लेखक कहते हैं कि कस्बे के एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर, आर्ट के टीचर से ये मूर्ति बनवाने का कार्य उनको ही करने को दे दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। और उन्होंने, मास्टर जी ने कहा, मोतीलाल जो मास्टर जी थे, ड्राइंग के मास्टर थे, उन्होंने कहा मैं महीने भर में मूर्ति बना दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की, यहाँ पर मूर्ति की विशेषताएं हैं। यहाँ पर उन्होंने इस पैरा में मूर्ति की विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा है, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति जो थी वो कैसी थी, संगमरमर के पत्थर की बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। टोपी की नोक, पहले गांधी टोपी जो चलती थी वो नेताजी लगाते थे, तो उसकी नोक से और कोट के दूसरे बटन तक, यानी कि 2 फुट की मूर्ति थी, जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर थी। और वो मूर्ति देखने में बेस्ट थी, देखने में बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और उस मूर्ति में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कुछ कुछ वो मासूम लग रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और कमसिन, कुछ वो जवानी की स्थिति में दिखाई दे रहे थे, फौजी वर्दी में थे जैसे वो अक्सर दिखाई देते हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, और मूर्ति को देखते ही उनके जो ये नारे थे, क्या था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, उनके ये नारे याद आने लगते थे। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते ही ये बात याद आने लगती थी, वगैरह याद आने लगते थे, ये नारे उनके याद आने लगते थे। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। उनको देखकर, जो उनकी मूर्ति थी वो इतनी सुंदर दिखाई देती थी, उनको उनके नारे याद आने लगते थे, तो ये एक अच्छा प्रयास किया था मास्टर मोतीलाल ने, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, और मूर्ति को में एक कसर रह गई थी जो देखते बहुत ज्यादा खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस मूर्ति को तो बड़ा सुंदर बनाया गया था, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, उनके चेहरे पर चश्मा तो लगा था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। लेकिन वो संगमरमर के पत्थर का बना हुआ चश्मा नहीं था। जब मूर्ति संगमरमर की थी तो पत्थर का चश्मा भी होना चाहिए था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। और वो यहाँ बताते हैं कि एक सचमुच का एक फ्रेम जो था, चश्मे के जो फ्रेम जो मार्केट में मिलते हैं, वैसा ही फ्रेम जो था वो मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। हालदार साहब जैसे 15वें दिन अपने कंपनी के काम से गुजरते थे, जब उन्होंने मूर्ति की तरफ पहली बार देखा, तब उन्होंने इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि मूर्ति संगमरमर की है, लेकिन उस पे चश्मा संगमरमर का नहीं है,
बल्कि असली जो है चश्मे का फ्रेम लगा हुआ है और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। और जो हमेशा क्या करते थे, पान खाने के शौकीन थे हवलदार साहब। हर बार वो उस कस्बे में रुकते थे, वही इसी चौराहे पे रुकते थे। वहाँ एक पान की दुकान थी, वहाँ पान खाया करते थे। और उनको मूर्ति जब दिखाई दी पहली बार तो उनके ऊपर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान, यानी कि कौतुक भरी कि ये आखिर ऐसा क्यों किया गया, कुछ जानने के लिए उनके चेहरे पर ये मुस्कान फैली। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। हवलदार साहब कहने लगे, ये आइडिया भी बड़ा बढ़िया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कहने लगे ये आइडिया भी खूब है, मूर्ति जो है वो पत्थर की है और चश्मा जो है वो रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। और हवलदार साहब जीप से जाया करते थे, तो वो जीप जो थी वो वहाँ से उस कस्बे से आगे बढ़ गई, पर हवलदार साहब के दिमाग में वही मूर्ति की बातें, वही सारी बातें उनके दिमाग में गूंजती रहीं। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। और जब ये बात वो सोच रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि कस्बे के नागरिकों ने कम से कम देशभक्तों के लिए कुछ तो किया, कम से कम उन्होंने एक मूर्ति बना के तो लगाई। ये उनका एक सराहनीय प्रयास है जो कि प्रशंसा के योग्य है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। कहते हैं मूर्ति के रंग रूप का उतना महत्व नहीं है, कद का भी उतना महत्व नहीं है कि वो 2 फुट की है, लेकिन लोगों की भावना का महत्व है कि लोगों के, इस कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना आज भी जागृत है कि उन्होंने ये प्रयास किया कि नेताजी की मूर्ति उन्होंने यहाँ पर लगाई। नहीं तो आजकल देशभक्ति जो है उसमें भी लोग क्या करते हैं, मजाक करने लगे हैं। देशभक्ति भी आजकल क्या हो गई है, मजाक की चीज़ हो गई है। 9th क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।